खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपको होस्ट सईद काजी और मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं मियाँ शाहिद साहब। नाज़रीन, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस तरह ऑपरेशन एपिक डिज़ास्टर में बदला, ये आज हमारा ख़ास मौजूद है। मगर इससे पहले मैं कुछ और जो कई एस्पेक्ट्स से देखेंगे इसकी, इस डील की। पॉलिटिकल डील तो ये कह नहीं सकते, MOU है जिसमें 60 दिन की एक ब्रीदिंग स्पेस ली है। बात करेंगे इसमें पाकिस्तान की मेज़बानी होगी, इसमें अमेरिका और ईरान के माहदे के दरमियान अमन माहदा। इसराइल के लिए चाहे शिकस्त होता है तो शिकस्त, मगर इसराइल ने आउटराइटली कह दिया कि वो इसका हिस्सा नहीं है। ईरान को $300 अरब अदा किए जाएंगे। मुबैना तौर पर एक बड़ी न्यूज़ एजेंसी, मगरबी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक $3 बिलियन शायद UAE ने दे भी दी हैं। तवान कह लें, कुछ कह लें, तोहफा कह लें, वट एवर यू कॉल इट। अब नए हरमूज़ में से ईरान कह रहा है कि मैं टैक्स वसूल करूँगा, वाइल पीट हेग्सेथ ने जो भी एक टीवी पे बात की है वो एक नई कहानी सुना रहा है, उस पर अपना बात करेंगे। ईरान कह रहा है उसकी जो भी खारजा पॉलिसी, खारजा उनके जो उन्होंने ब्रीफिंग की है, उन्होंने कहा कि जनाब उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। वायदे के तहत पैसे रिलीज़ किए जाएंगे, $12 बिलियन। ईरान कह रहा है पहले करें, $12 बिलियन बाद में करें, इस पर बात होगी। इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान के लिए बड़े फ़वायद, अगर ये खुल जाती है, जो 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 यहाँ से हमें पाइपलाइन आती है और हमें ये महंगी जो है, यहाँ बहुत लोगों का रोज़गार तो ख़राब होगा। आपकी ऑयल कंपनियों को बेचारे जिनको मोटा माल खिलाया हमने IPPs को और ऑयल मुबैना तौर पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को, जिस तरह कहा बहुत से, मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कहा और लोगों ने कहा, तो मैं उनको कोट कर रहा हूँ। और पाक जो पाइपलाइन है इस पर भी हम बात करेंगे। मियाँ साहब, पहले तो हम आते हैं कि ये बेसिकली एक ब्रीदिंग स्पेस ली है और आउटराइटली अपना सरेंडर जो है वो तस्लीम करने की बजाय उन्होंने कहा जी MOU कर रहे हैं और अब गुफ्तगू होगी और ये होगी। ईरान ने क्लियर कट अपनी पोजीशन वाजे कर दी। और मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, ईरान ने जंग से पहले जो कंडीशंस दी थी मुआहदे के लिए वो फार मोर फेवरेबल थी अमेरिका के लिए, जिसमें वो डिसमेंटल करने को भी तैयार थे बड़ी हद तक अपने न्यूक्स को, और बहुत कुछ देने को तैयार थे, मगर उस वक्त जो एक तकब्बुर था इसके बायस उन्होंने ये माना नहीं। अब सूरत अहवाल ये है कि ईरान अपनी कंडीशन डिक्टेट करवा रहा है। वो ना तो अपना मिसाइल प्रोग्राम रोल बैक कर रहा है, ना वो कोई गारंटीज दे रहा है कि वो अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे रोल बैक करेगा। और इसके अलावा वो अपना हरमूज़ जो है वो उसमें वो टोल टैक्स लेने की बात कर रहा है। साथ साथ उसने कहा है कि मेरे जितने जंगी अखराजात हैं $300 अरब वो भी टेसिटली शायद मान लिया गया है। अपने फ्रोजन एसेट्स जो हैं वो कह रहा है कि अप फ्रंट पहले 12 बिलियन दे और फिर बात शुरू होगी। मगर इसके साथ एक कहानी और भी है, ज़रा ये सुन ले और फिर मैं आपका टेक लेता हूँ कि अगर हम पीट हेग्सेथ को देखें और ख़ुद उनके अंदर लड़ाई शुरू हो चुकी है। जो रेड नेक और राइट विंग एक गोरे थे उनकी जो लॉबी है, ख़ास तौर पे रिपब्लिकन की लॉबी, अब टेलीग्राफ लिख रहा है कि इसने ये मुआहदा करके ये जो हमने मुबैना तौर पर फतह ली थी, मुबैना मेरा लफ्ज़ है क्योंकि फतह तो थी, इसको ह्यूमिलिएशन में, यानी ह्यूमिलिएशन का उर्दू तर्जुमा हम क्या करेंगे, एक शर्मनाक शिकस्त कह लें, उसमें तब्दील कर दिया है ट्रंप ने। तो अब ट्रंप के बाहर तो एक जंग थी और उसके अंदर भी थी, मगर मैं आपका टेक लेने के बाद मैं इस बात पे भी बताऊंगा कि वो पॉलिटिकल इकोनॉमी के कौन से फैक्टर्स थे जिसने अमेरिका को इस जिल्लत आमेज़, जो मैं नहीं कह रहा, डेली टेलीग्राफ कह रहा है, मैं उसको कोट कर रहा हूँ कि इस जिल्लत आमेज़ कंडीशंस को मानने पर अब तैयार नजर आता है। मियाँ साहब, योर टेक और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए काजी साहब, ये जो अमन की सतह पर अब मामला पहुंचा है, ये इससे पहले भी हो सकता था। 28 फरवरी से पहले जो मुज़ाकरात हो रहे थे, इस पे मैं पूरी तफसील जो है वो उससे बयान करूंगा। लेकिन ये सदी की सबसे बड़ी खबर है आज कि जो अमन मुआहदा पाकिस्तान करवा रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ आज उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर आकर ये बात की और बाकायदा तौर पर यह खिताब किया और उस पर कहा कि 19 जून को जिनेवा के अंदर ये जो है अमन मुआहदा साइन होगा पाकिस्तान की मेज़बानी में। बाकायदा तौर पर उन्होंने ये जोर देकर कहा कि पाकिस्तान मेज़बान होगा, जुमे का रोज़ होगा और ये पूरी दुनिया के अमन के लिए बेहतर है और इस पूरी सदी की इस वक्त तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि जब 28 फरवरी को हमला हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था, दो पहलू हैं। एक पहलू है तकरीब काराना, दूसरा पहलू है सफारताना। एक पहलू यह था कि 26 फरवरी को वहां मोदी जाते हैं और वहां पर जाकर एक वर्गलाते हैं नेतन्याहू को और उसके साजिश जो है वो गढ़ते हैं
और साथ ही जो नेतन्याहू है वो ट्रंप को वर्गलाता है और 28 फरवरी को ईरान पर हमला होता है। और दूसरी जानब पाकिस्तान का किरदार क्या था, जो सफारतकाराना किरदार था, वो मुफाहमत वाला किरदार था। वो ये किरदार था कि उसी दिन से पाकिस्तान ने मजम्मत की और साथ खड़ा हो गया ईरान के साथ। और जैसे ही ईरान ने जो है वो सऊदी अरब पर हमला किया तो पाकिस्तान ने उसकी भी मजम्मत की। पाकिस्तान के जो वजीर आजम हैं, नायब वजीर आजम हैं, फील्ड मार्शल हैं, उसी दिन से मुतहरक हो गए। उन्होंने सफारतकारी का जो है वो मैदान का इंतखाब किया और वजीर आजम जो है वो सऊदी अरब गए, कतर गए, दीगर ममालिक में गए। नायब वजीर आजम ने यहाँ पर इजलास बुलाई, यहाँ पर वज़ीर ख़ारजा का इजलास हुआ। फील्ड मार्शल सऊदी अरब गए, चाइना गए, दीगर ममालिक में गए, अमेरिका से बात की। 4 अप्रैल के बाद अब तक फील्ड मार्शल ने 10 बार जो है जंग रुकवाई है, 10 बार जंग रुकवाई है। उस रात कायद साहब आपको याद होगा शायद 7 और 8 की दरमियानी शब थी अप्रैल की, जिस वक्त सदर ट्रंप ने कहा था कि मैं तहजीब मिटा दूंगा, पाकिस्तान ने जंग रुकवाई। उसके बाद उन्होंने कहा कि आज बहुत बड़ा हमला होगा, पाकिस्तान ने जंग रुकवाई। फिर उन्होंने कहा कि खर्ग ले लेंगे, पाकिस्तान ने जंग रुकवाई। फिर कशम ले लेंगे, पाकिस्तान ने जंग रुकवाई। वहां पर यह हुआ कि वहां पर बहुत बड़ा एक हमला करने का ऐलान किया गया ट्रंप की जानिब से, पाकिस्तान ने जंग रुकवाई। और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में तीसरी आलमी जंग होने से बचाया है। और यही वजह है कायद साहब, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, 1 मिनट दीजिएगा। यही वजह है कायद साहब कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं पूरी दुनिया में उनका तो किरदार को सराहा जा रहा है। और आज कई अखबारात ने भी लिखा, कई जो है वो आलमी जो वो क़यादत है उन्होंने भी कहा, और पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने भी कहा कि जो नोबेल प्राइज़ है वो पाकिस्तान की क़यादत को मिलना चाहिए। और इस हवाले से अमेरिकन सेनेटर्स भी कह रहे हैं कि नोबेल प्राइज़ अमन का पाकिस्तान की क़यादत को मिलना चाहिए। ये पाकिस्तान के हिस्से में आया और दूसरी जानब मोदी के हिस्से में तकरीबकाराना जो है काम आया। भारतीय खुद नुहाकना है। मेरी बात सुने, पाकिस्तान के रोल को कोई डिनाई नहीं करता, और पाकिस्तान में और जनरल साहब का और जो फील्ड मार्शल साहब का जो रोल है वेरी पॉजिटिव है। हमारे लिए ये खुद बड़ा वाइटल था, हमारे लिए बड़ा अहम था। मगर एक बात याद रखिए, जंग पाकिस्तान ने नहीं लड़ी, अमेरिका को घुटनों के बल खुद ईरान लेके आया है। ईरान ने इतना वैलियंटली उनको रोका है कि खुद ट्रंप को हमारी ज़रूरत पड़ी कि साड़ी जान छड़ा दो। ट्रंप जो है अगर उसके पास ताकत होती ईरान को नेस्त नाबूद करने की, तो ये जो तारीख के हलाकू खान हैं ये ईरान को बख्शते ना माफ़ ना करते, ये उसकी तहजीब को बर्बाद कर देते। फिर उन्हें हमारी तरफ आना पड़ा, फिर हमारी खुशामद करनी पड़ी कि ओ साड़ी जान छड़ाओ। और हमने वेरी एमिकेबली और वेरी एडरॉइटली, वेरी स्किलफुली इंटरवीन्ड, और एक सिचुएशन से, हाँ अगर यहाँ न्यूक्लियर जंग छिड़ जाती तो किसी के पल्ले कुछ नहीं रहना था। इसमें मैं अपनी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को या फील्ड मार्शल साहब के रोल को कोई बंदा भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। मगर हम इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि इस जंग में इजराइल को और बहुत तारीख इंसानी के सबसे बड़े इस्तेमार को अपने घुटनों के बल ईरान लेके आया है। और आज अब उन्होंने जो है, अब आगे बढ़ते हैं मियां साहब, आउटराइटली इजराइल ने इसको मानने से इनकार कर दिया। और कल जो उसने हमला आखिरी किया था वो आखिरी कोशिश थी, एक जिसको आप स्पाइलर कहते हैं, कभी इंडिया को और कभी उनको दुरुस्त फरमाते हैं आप, तो स्पाइल करने की कोशिश की, मगर बड़ी ही दानिशमंदी का मुजाहरा किया ईरान ने। और उसने कहा कि इनको एलियनेट करें, यानी अमेरिका को परे हटाएं और इसको इनके दरमियान एक वेज जिसे आप कहते हैं वो। तो अब आप मुझे ये बताएं, आप क्या समझते हैं कि जो स्पाइलर जो इजराइल है वो क्या इस मुआहदे को होने देगा? देखें कायद साहब, जो इजराइल है वो इसको सबोताज करने की कोशिश करेगा। वो कह रहा है कि हम इस का हिस्सा नहीं है। लेकिन आप देखें इजराइल से जो तबसरे आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, वो ये आ रहे हैं, वो कोई कह रहा है कि नेतन्याहू जो है वो बिल्कुल अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुका है और उसको शिकस्त हुई है और इजराइल को शिकस्त हुई है। अब इजराइल अगर आगे बढ़ता है, लेबनान में आता है या आगे बढ़कर कोई भी हमला करता है, कोई भी शरारत करता है, तो उसकी वो दरख्त बनेगी कि याद रखेगा इजराइल, क्योंकि इजराइल को जो 99 लहरें ईरान से जो मिसाइलों की गई हैं
उस पर उसको पता होना चाहिए कि उनका तेल अबीब में क्या हुआ, उनका डिमोना शहर में क्या हुआ, हैफा जो पोर्ट है उस शहर में क्या बना, और उनका जो बेन गोरियन एयरपोर्ट है उसका क्या बना। वहां पर जो है वो उनका बाकायदा तौर पर मुसाद, उनके अपने जो दफातर हैं बड़े बड़े तनसीबात, उन पर हमले जो हुए थे उस पर जो है वो बाकायदा तबाही मची, उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह कर दिया गया। तो ये सारा का सारा इजराइल को मालूम है, वो अब ये शरारत नहीं करेगा, उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर नहीं मानता तो फिर क्या करेगा। ट्रंप तो इस जंग से निकल चुके हैं, ट्रंप जो है वो बिल्कुल इस जंग नहीं लड़ना चाहता। ट्रंप जो है वो इस खित्ते में अपनी जो मौजूदगी है वो मुनासिब रखेगा। यहां पर सबसे बड़ा रोल जो हम बात कर रहे थे कायद साहब, वो पाकिस्तान का इसलिए है कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत है और पाकिस्तान पर पूरी दुनिया ने इत्मीनान किया। पाकिस्तान पर चीन ने, रूस ने और अरब दुनिया ने, ईरान ने, अमेरिका ने, सब ने जो है वो इत्मीनान किया। स्पाइलर्स ने उसमें बड़ी शरारत करने की कोशिश की। यहां पर यह मुआहदा जो है वो तहरीर हुआ है। बाकायदा तौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर रातों को जाग जाग कर इस मुआहदे के ड्राफ्ट में जो शामिल रहे हैं। एक स्टोरी में उन्होंने वहां पर विजिट भी किए हैं। काजी साहब ये देखें, उन्होंने उनका विजिट जो ईरान का था वो कब था सर, मेरी बात सुनिए, बैटल फील्ड में वो गए हैं विजिट करने के लिए, और वहां उस वक्त जब जंग लगी हुई थी उस वक्त उन्होंने वहां पर विजिट किया, ईरानी क्यादत को कायल किया, फिर उन्होंने ट्रंप को कायल किया, फिर अमेरिकी क्यादत से वो बातचीत करते रहे, रशिया से बातचीत हुई, चीन से बातचीत हुई, अरबों से बातचीत हुई, फिर जाकर जो है ये थोड़ा सा मुआहदे पर पहुंचे हैं। और पाकिस्तान का इतना कुलीदी रोल है कि ये मुआहदा जो है वो ट्रंप जो है वो खुद पाकिस्तान, मैं तो ये कहता हूं कि रिमोट कंट्रोल इस वक्त पाकिस्तान के हाथ में है। मैं मियां साहब, मैं अर्ज कर दूं, मैं थोड़ी सी पॉलिटिकल इकॉनमी पे और मैं मैशत की तरफ से आता हूं जी। अब जरा मैं बताऊं उसके वो फैक्टर्स क्या थे, और जो इस वक्त उनका फेडरल रिजर्व का चेयरमैन है, खबरें भी हैं और मेरा भी ये अंदाजा है कि केविन वॉर्श जो है ये बड़ा पावरफुल आदमी होता है, फेडरल रिजर्व का कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, और बाद मामलात में ये सदर से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। पूरी दुनिया के स्टॉक एक्सचेंजेस इंटरेस्ट रेट ये तय करता है। केविन वॉर्श है, हैंड पिक्ड इसके ही है, मगर उधर से भी प्रेशर था। मैं बताता हूँ क्या प्रेशर था। इस वक्त अमेरिका बहादुर को डेली अपनी रियासत चलाने के लिए 8.19 बिलियन डॉलर रोजाना कर्जा लेना पड़ता है। उसके साल का जो 2 ट्रिलियन डॉलर का वो कर्जा लेता है, 1 ट्रिलियन डॉलर का वो अपने डेट सर्विस करता है और 1 ट्रिलियन डॉलर से कार्य रियासत चलाता है। उसने जो बॉन्ड फ्लोट कर रखे हैं उन पर जो यील्ड है, ये इंटरेस्ट रेट है, वो 4.25% तक वो अफोर्ड कर सकता है। ये 5% पे जा रहा था। वहां की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो उनकी फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने कहा कि ओए बंदा बनो, ये तो मैशत ही जो है वो कोलैप्स कर जाएगी अमेरिका बहादुर की। अगर और दूसरी तरफ अवामी दबाव था कि डबल हो गए वहां पे, और अबनाए हरमूज को रोक के पूरी दुनिया की इकॉनमी को ईरान ने चोक कर दिया। ये डील जरूरत थी उसकी ट्रंप की, और वो सारा जो ह्यूब्रिस थी ये इनफैक्ट। और दूसरी और आखिरी में इसमें फिगर दे दूं, 35 या 33-4 बिलियन डॉलर की इकॉनमी पे 42 ट्रिलियन का कर्जा है हजूर। एक तरफ अगर एलन मस्क दुनिया का पहला ट्रिलियनेयर बन रहा है तो दुनिया का सबसे बड़ा मकरूज मुल्क रियासत मुत्तहिदा अमेरिका है। ये वो इकोनॉमिक रेस्ट्रेंट्स थी, और ये वो और सेकंडली अगर पेट्रो डॉलर इसके हाथ से निकल जाता, जो निकल जाएगा, जिसकी वजह से इसकी इकानमी का ये कर्जा और ये 2 नंबर सिलसिला चल रहा है माल का, के ऊपर बैठ के एलन मस्क और ये सारे पोली मार्केट में जुआ खेल के रातों रात बिलियन डॉलर कमाते हैं और अमेरिकी मेहनतकशों को जिल्लत की जिंदगी में धकेल रहे हैं। तो इनका ये खेल खत्म हो जाना था। दैट्स व्हाई दे हैव टू कम टू द टेबल एंड साइन दिस डील। अब हम आगे की बात करते हैं। काजी साहब देखें, आपने माशी पहलू जो है वो सामने रखा है, इसमें कोई शक नहीं काजी साहब, इसमें कोई शक नहीं। मईशत जो है वो अमेरिका की चोक हो चुकी थी। वहां पर जो है वो अभी महंगाई का ये हाल है कि वहां लोग जो है वो मुजाहरे कर रहे हैं। लेकिन काजी साहब देखें, मेरी बात सुने, यहां पर जो है वो जब ये ईरान पर जो हमला हुआ है अमेरिका और इजराइल की जानिब से 28 फरवरी को, तो उस वक्त मकसद क्या थे ईरान अमेरिका के? वो पहले दिन ये मकसद लेके आए थे और ट्रंप ने बाकायदा ऐलान किया था कि ईरान में रजीम चेंज करनी है, ईरानी यूरेनियम और न्यूक्लियर तनसीबात जो है उनको ख़त्म करना है, और ईरान का मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म करना है। उनका ये बहुत बड़ा एक मकसद था, और साथ ये था कि ईरान पर कब्जा करना है। क्या ये चारों मकसद पूरे हुए? बिल्कुल नहीं हुए। 40 दिन की जंग लगी काजी साहब। उस 40 रोज़ा जंग में ईरान ने उनके तमाम जितने भी 18 अड्डे थे उन पर हमले किए। वहां पर जितने उनके आयरन डोम थे, वहां पर पैट्रियाट था, वहां पर एंटीसेप्टर मिसाइल सिस्टम था,
उनको जो है बाकायदा तौर पर तबाह किया। उनके F-35 जो है 15 जो है वो गिराए गए, F-18 गिराए गए, F-38 गिराया गया, उनका अपाची हेलीकॉप्टर गिराया गया, उनके एयर फ्यूलिंग जो जहाज थे वो गिराए गए, उनके HQ-9 जो ड्रोन्स थे महंगे तरीन वो गिराए गए। काजी साहब $2 अरब का रोजाना का नुकसान अमेरिका का हुआ है, और यह कहा जा रहा है कि बिल वास्ता और बिला वास्ता उनका $100 अरब से $150 अरब का नुकसान हो चुका है। और इसके अलावा वहां पर जितने उनके 5th फ्लीट पर जब हमला हुआ था पहले, तो वहां पर उनके फौजी जो हैं वो हलाक हुए, वहां पर उनके फौजी जो है वो बाकायदा तौर पर जख्मी हुए। बाकी अरब ममालिक पर जो हमले हुए $142 अरब का उनको बराह रास्त नुकसान हुआ। दुनिया की पूरी जो है वो गैस और तेल रुक गया। 11 करोड़ बैरल तेल जो है रोजाना की बुनियाद पर वो रुका, और साथ इस वक्त दुनिया के पास कोई ज़खायर बाकी नहीं थे, चंद दिन के ज़खायर रह गए थे। ये है असल में, ये मुआहदा ना होता तो दुनिया के पास तेल खत्म हो चुका होता। बगैर तेल के जो है वो इस वक्त अगला बहरान फेस कर रहे होते। यही वजह है कि वो जो है दोनों मुल्क जिसमें ईरान और अमेरिका जो है वो इस पर आए हैं, और इसमें कलीदी किरदार पाकिस्तान का है। सर पाकिस्तान को हर तरफ से पजीराई मिल रही है, और जो इकानमी का हाल हुआ है वो आगे रहेगा, 1 साल तक इसके असरात रहेंगे। मियां साहब अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जो हालात अनफोल्ड कर रहे हैं, पीट हेग्सेथ का बयान जिसका मैंने अभी हवाला दिया, जिसमें वो बड़ा बढ़ चढ़ के बोल रहा था कि हम देखेंगे ईरान जो है वो ठीक होता है तो हम ठीक कर देंगे, ये स्टिल ही ये टोन थी उसकी। मैं अभी सुन के आ रहा हूँ, मुझे याद नहीं है कि किस मीडिया आउटलेट पे था। उधर इजराइल का जो वो है एक बड़ी राइट विंग एक वजीर है नेतन्याहू, और सब ये कह रहे हैं कि वी आर नॉट पार्ट ऑफ द डील। ये होगी 2 बातें। तीसरी बात ये कि जो अमेरिका के अंदर की एक यहूदी लाबी है, और जो दूसरे यानी ज़ाहिर है वहाँ पे भी तो स्प्लिट है, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट और फाइनेंशियल एस्टैब्लिशमेंट में भी स्प्लिट है, तो उसमें अब उनके अंदर की एक जंग शुरू हो चुकी है। अब मसला ये है कि अमली तौर पर तो कोई दुनिया का मुल्क इस जंग को, और 2-3 बातें जो साबित हुई हैं, मैं ख़ास तौर पर इस बात पे आता हूँ। बात यह है कि इस वक्त सारे अखबारात और तमाम मीडिया आउटलेट ये कह रहे हैं कि ये बेचारे जो खामोश तमाशाई तो नहीं थे, बाज़ाहिर चाह रहे थे, बहुत सी गल्फ स्टेट्स चाह रही थी कि ईरान को जो है नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। अब वो तो हुआ नहीं, उसका उलट हो गया। अब इनको तावान देने पड़ रहे हैं। $300 बिलियन की बात हो रही है कि उसको रिकंस्ट्रक्शन के लिए दिया जाएगा, और ईरान किसी भी अपनी एक शर्त से पीछे जाने को तैयार नहीं है। और साथ जो है जो इस ईरान की शर्त यह है कि ये डील उस सूरत में इंटैक्ट रहेगी जब लिबनान पे हमला ना हो, हुतीस पे हमला ना हो, और जो गज़ा है वो शामिल है इस डील में। नाज़रीन, हम इस पे बात आज हमारा मेन इस पे हम बात करेंगे, और आखिर में हम ये बात करेंगे कि व्हाट अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान है अगर हम एक्सप्लॉइट कर सके, और हमें अगर ठेका लेने देने से फुर्सत मिल जाए तो ये कितनी ह्यूज अपॉर्चुनिटी है जिसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। बट इज आर रूलिंग एलीट केपेबल ऑफ दैट? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, मियां साहब, ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आपको मैं बताना चाहता हूँ। वो कहते हैं ना, जिस तरह खो आज तुम्हारा किस्मती ख़राब वाला मामला है। बात यह है कि इधर G7 की जो मीटिंग आ रही है, एक तो अमेरिका बहादुर की हजीमत इस रीजन में हुई, और उसमें जो सिक्योरिटी कवर इजराइल और अमेरिका से एक्सपेक्ट कर रहे थे, और इजराइल की तरफ यूएई भी जा रहा था, अंदरों अंदर जो है वो भी लाइनें फिट हो रही थी गल्फ मुल्कों की। तो एक तो बड़ा ग्राफिकली डेमोन्स्ट्रेट हो गया कि ना अमेरिकन सिक्योरिटी कवर दे सकता है, ना इजराइल सिक्योरिटी कवर दे सकता है। चुनाचे दे आर लुकिंग अप टू नंबर 1 पाकिस्तान, एंड आल्सो ये मैं अभी खबर देख रहा था कि बहुत से डिप्लोमेटिक राब्ते गल्फ की जो स्टेट्स हैं वो ईरान से कर रही हैं। अगर देखिए, साथ ही मैंने खबर देखी कि G7 की मीटिंग होने वाली है। G7 की मीटिंग में जो यूरोपियन मुल्क हैं उन्होंने एक फैसला किया है कि भाई नाउ दे आर गोइंग टू कॉल इन क्वेश्चन द लीडरशिप ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो कहते हैं जी ये रिलायबल नहीं है, ये कभी जो है वो ग्रीनलैंड में घुसने की बात करते हैं, कभी कुछ, तो वहाँ पर भी हमें अमेरिका बैक फुट पे जाता नजर आता है। अब मियाँ साहब आते हैं हम गल्फ रीजन की तरफ। इसमें बहुत पैसा है, बहुत दौलत है, और यहाँ पे 2 खतरात हैं। खतरात वो ये कह रहे हैं कि ये एक स्टेलमेट की कैफियत हो सकती है, और ये एक परगेटरी हो सकती है
इस तरह इंस्टेबिलिटी की ये जो रीजन है, क्योंकि जो आप बार बार अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जो स्पाइलर्स मौजूद हैं, तो अब ये यहाँ अपॉर्चुनिटी भी है, दुनिया का सबसे बड़े तेल के ज़खायर भी हैं, और यहाँ ही पर डिपेंड करता है कि क्या दुनिया को और आलमी दुनिया की मईशत को कोई रिलीफ मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा। अब सवाल ये है कि हर उस काविश को थॉट करेगा और जो लबनान पर ये हमले भी करता रहेगा। मगर एक अच्छी बात यह है कि अगर इस मुआहदे में, वैसे तो मुआहदा कोई चीज़ नहीं होती, ताकतवर और कमज़ोर का कोई मुआहदा नहीं होता, मुआहदा जो है ताकत के दो ताकतों के दरमियान एक बैलेंस ऑफ टेरर होता है, और वो बैलेंस ऑफ टेरर क्रिएट कर दिया है इसने ईरान ने कि भाई अगर तुमने कुछ किया तो अब जो है वो जंगें बदल गई, F-35 तो फलाना, अब हमें किसी मिसाइल पे किसी पायलट को बिठाने की ज़रूरत नहीं है, अब तो जाते हैं माख 10 के स्पीड पे जाता है मिसाइल और जाके बुरकस निकाल देता है। और साथ ही दूसरी बात भी है साहब कि ईरान ने यह भी कहा है कि वो अपने मिसाइल प्रोग्राम पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो इस पे ज़रा आप कमेंट करें कि अब जो ईरान की जो इमरजेंस है वो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को आपकी नज़र में कैसे तब्दील करती नज़र आती है इस रीजन में, मियां साहब? देखिए काश साहब, जो अभी मैं मुआहदे की शिक्कें पढ़ रहा था, जितनी भी शिक्कें हैं 14 से ज़ायद शिक्कें हैं, ये शिक्कें अगर देखी जाए, इनको गौर से पढ़ा जाए तो सारी की सारी ईरान के हक़ में हैं कि ये इसमें ये लिखा हुआ है कि अमेरिका जो है वो दोबारा कभी मुदाखलत नहीं करेगा। ये भी लिखा हुआ है कि जो तमाम महाज़ों पर जंग बंद होगी। ये भी है कि अमेरिका जो है वो वहाँ से अपना नाकाबंदी उठा लेगा। ईरान 30 दिन के अंदर अपने ज़ेर इंतज़ाम जो अपना हरमोज है वो खोलेगा। यानी ये साबित हो गया कि ईरान जो दुनिया की राहदारी है तवानाई की, वो ईरान के हाथ में है और ईरान के हाथ में उसकी कुंजी है। जब वहाँ पर आपने हरमोज पर ईरान ने वहाँ पर उसकी बंदिश लगाई तो उसके बाद आपने देखा पूरी दुनिया जो है वो तेल के बहरान से दो चार हो गई, पूरी दुनिया यूरिया के बहरान से दो चार हो गई, पूरी दुनिया गैस और दीगर जो मादनियात हैं या दीगर अशिया हैं, उसमें अद्वियात हैं, जो ज़रूरी अशिया हैं, उसकी जो है वो सप्लाई उसकी रुक गई। ये तो ईरान ने साबित कर दिया। इसलिए इस वक्त जो जंग हुई है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जंग जो हारता है खराज वो देता है, तावान वो देता है। जंग ईरान नहीं हारा, जंग अमेरिका हारा है, उसके इत्तेहादी जो हैं वो हारे हैं। अब खराज और तावान जो है वही देंगे। ये भी इस मुआहदे में लिखा हुआ है, बकायदा शेक में $300 अरब का लिखा गया है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी ईरान की बहाली में मंसूबे पेश करेंगे। अमेरिका ने कह दिया कि वो इसमें शामिल होगा, यूएई ने पैसे दे दिए, कतर ने पैसे दे दिए, इसके अलावा जो यूरोप है पूरा वो फौरी तौर पर जो है वो बंदियां हटाने के लिए तैयार है। कुवैत ने जो है वो पैसे दे दिए हैं, बाकी ममालिक पैसे लेके खड़े हैं कि हमसे पैसे ले लो, अब ये जो आपने हरमोज खोल दो। क्योंकि वहां से रोजाना की बुनियाद पर जो है जितना नुकसान हो रहा है, अगर ईरान जो है वहां से टूल लेना शुरू करे तो वो $6 अरब का टूल बनता है। तो ये सारे का सारा जो मामला हुआ है, ये जंग में इसमें कोई शक नहीं कि ईरान का नुकसान हुआ है। ईरान की क़यादत जो है वो शहीद हुई है। ईरान का वहां पर 13,000 से 18,000 हमले हुए हैं, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है। लेकिन ईरान ने जिस तरह अपने आप को सामने लाया है वो, और जिस तरह वो सामने ताकत बन के उभरा है, उसमें उसने साबित कर दिया है कि इस पूरे खलीज के खित्ते की वो ताकत है। और अभी जो अरब ममालिक हैं, जो आप बात कर रहे थे सिक्योरिटी अम्ब्रेला की, तो उनको तो ये साबित हो गया है, उनको तो वाज़ेह हो गया कि अमेरिका उनकी हिफाजत नहीं कर सकता। उनकी हिफाजत कौन कर सकता है? पाकिस्तान कर सकता है। उनकी हिफाजत जो है वो मुल्कों का इत्तेहाद है वो कर सकते हैं। पाकिस्तान से उन्होंने सिक्योरिटी अम्ब्रेला ले भी ली है। इसमें सऊदी अरब के साथ हमारा जो है मुआहदा हुआ, कतर हमसे मुआहदा करना चाह रहा है, कुवैत हमसे मुआहदा करना चाह रहा है, यूएई पहले जो है वो हमारे कह रहा था कि हमसे मुआहदा करना है, अब वो खैर भारत की जोली में बैठ गया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन मसला ये है कि जो ईरान है वो इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो डिक्टेट कर रहा है अमेरिका को, वो डिक्टेट कर रहा है अपना मुआहदा, और जो मुआहदा पाकिस्तान करा रहा है और पाकिस्तान उसमें सालिस है, ये बहुत बड़ी बात है। असल में सर बात यह है कि जो ईरान की जो अगर पाबंदियां नरम हो जाती हैं इससे यूरोप की तरफ से,
ईरान का जो है वो ऑयल लोग ममालिक खरीदना शुरू कर देते हैं, वहाँ से आपने हरमुज से वो टूल लेना शुरू कर देता है, अरब ममालिक जो है वहाँ पर उनको पैसा देना शुरू कर देते हैं, उनके जो मुंजमद असासे हैं $100 अरब के वो जो है वो बहाल हो जाते हैं। तो फिर आप देखिए कि ईरान इस खित्ते की सबसे बड़ी ताकत जो है बन के उभरेगा, जिसके सबसे ज़्यादा फ़वाइद जो है वो पाकिस्तान को हैं। आगे जो होने जा रहा है, जो वज़ीर दिफा जो है वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम तो ये दुआ कर रहे हैं कि इसके बाद मुआहदे के बाद मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हो जाएं। और मुझे एक बहुत बड़ा इत्तेहाद नज़र आता है जिसमें लीड पाकिस्तान करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें ईरान भी है, तुर्की भी है, कतर भी है और सऊदी अरब भी है। यूएई को भी दावत दी जा रही है कि वो भी आ जाए, लेकिन वहाँ इजराइल उनको छोड़ेगा तो वो आएंगे। इसके अलावा मिस्र जो है वो इस इत्तेहाद में आना चाह रहा है। आपने देखा कि जो नायब वज़ीर आज़म हैं उन्होंने बाकायदा एक इजलास बुलाया जिसमें 4 मुल्कों के वज़राए खारजा थे और उस वक्त भी यही बात हुई। चीन जो है वो इस इत्तेहाद का जो हिस्सा बनना चाह रहा है, रूस इस इत्तेहाद का हिस्सा बनना चाह रहा है। जब ये रीजनल इत्तेहाद बन जाएगा तो आप देखें कि ये कितनी बड़ी सिक्योरिटी अम्ब्रेला भी फराहम करेगा, ये जो है माशी तरक्की भी फराहम करेगा। यहाँ इस वक्त हाल ये है कि जनूबी कोरिया जो कि मुकम्मल तौर पर अमेरिका के ज़ेरे इंतज़ाम है तकरीबन एक तरह सा, वो भी ईरान में आकर उनसे जो है तेल के मुआहदे करने चाह रहा है। पूरा यूरोप जो है वो ईरान के साथ तेल के मुआहदे करने चाह रहा है। तो ये पूरे का पूरा जो सिनेरियो तब्दील हुआ है, इसमें पाकिस्तान ही तो कलीदी किरदार उसने अदा किया है। और ईरान के जो पुरअमन ईरान, तरक्की याफ्ता ईरान पाकिस्तान के लिए बड़ा फायदेमंद है। अच्छा, पुरअमन ईरान, तरक्की याफ्ता ईरान पूरे खित्ते के लिए बड़ा फायदेमंद है। स्पाइलर 2 हैं, एक इंडिया स्पाइलर है, इसराइल स्पाइलर है। इंडिया को तो मक्कू जो है वो ठप दिया हमने और आइंदा भी ठप देंगे, और जब जो इजराइल है उसका मक्कू जो है ईरान ठप लेगा। मियां साहब बात यह है, देखें ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने, हमने फ़ौज ने जो रोल अदा किया वो सबके सामने। उसके बाद हमने जो हमारा मिलिट्री हार्डवेयर है उसकी एक्सपोर्ट शुरू हो गई, और बल्कि बाज़ तो कोई ऐसी खबरें भी आई, चलें बहरहाल मैं उनमें नहीं जाता तफसील में, कंट्रोवर्सी, मगर इसके हमने इस पर प्रोग्राम किए कि जी हम इसमें से बहुत सा ज़र मुबादला कमा सकते हैं, क्योंकि दुनिया का सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बड़ा अमेरिका और इजराइल की वजह से डिटीरिएट कर गया और हर मुल्क को अपनी अपनी पड़ गई है, और उसमें हम एक ज़ाहिर है कि हम एक मिडल पावर के तौर पर मौजूद है। लेकिन मियाँ साहब बात हम लीड कैसे करेंगे जिस वक्त तक हम अपनी मैशत को ठीक नहीं करते। $370 बिलियन 4 साल में निकाल के खाया। IMF के 25 प्रोग्राम किए हैं जिन्होंने, ये आपके डिप्टी वजीर आजम साहब जो हमारे कई दफ़ा वजीर ख़जाना रह चुके हैं, द वे दे मिसमैनेज द इकॉनमी कैन दे आर, मतलब हम ठीक, जो हमारी थी डिप्लोमेसी और जो हमारी थी वो तो लड़ी, मगर ये तो फिर ये देखे ना ये इन्होंने क्या करना। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। व्हाट अपॉर्चुनिटीज लाई अहेड, हाउ केपेबल वी आर टू एक्सप्लॉइट देम, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। मसाइब और तकालीफ के भी बड़े अच्छे अच्छे नताइज निकल सकते हैं। हम मसाइब से गुजरे, पूरी दुनिया मसाइब से गुजर रही है आज, मगर इसमें एक अपॉर्चुनिटीज़ का भी प्लेथरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो है इट लाइज अहेड। वो क्या है? मिसाल के तौर पर हमारी स्पाइनलेस रूलर्स ने वो हमारे चौखट तक लेके आ गए थे पाइपलाइन, और आज भी आई हुई है और हम फ़ायदा नहीं उठा सके, और हमने महंगा तेल लेके जो है बेड़ा गर्क कर दिया अपने अवाम का। और एक इतना आज हम सिक्योरिटी कवर दे सकते हैं। आज 4 पैसे जो हमारे पास आए हैं, जो हमने सिक्योरिटी कवर दिया है, वहाँ से हमें रोल ओवर भी मिल रहे हैं, अब पैसे भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये मैशत, मगर मैशत चलाना कोई बराह रास्त फ़ौज का काम तो नहीं है। वो ठीक है, उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स जो भी हमारा है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, ये काम तो उनका है। जो असल में सारा जो बजट जाता है और ये जो सारे झंडे वाली कारें लेके चल रहे हैं, यानी यकीन करें, अब मैं क्या इसमें अर्ज़ करूं कि जिस किस्म की हम जो 22-23 बिलियन डॉलर जो हैं वो खा जाते हैं, हमें तो इस हालत में है कि हमें तो, मुझे माफ़ कीजिएगा, मतलब मैं अगर कुर्बान हूँ तो मैं तो कहूँगा यार ये BMW ले जाओ, मेरे मुल्क की ऐसी हालत नहीं, मैं तो खोता रेडी पे आऊँगा। यानी मतलब जिस तरह हम देखते हैं एम्बेसडर एक माड़ी सी गाड़ी है, भैड़ी सी गाड़ी पे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बैठा होता था। तो अब बात ये है मियाँ साहब कि अपॉर्चुनिटीज़ आ गई ईरान के साथ। ईरान मैंने खुद विज़िट किया है, उसमें बड़ी जान है, और जो सैंक्शंस ईरान पर लगी हैं उसने उसको सेल्फ सफिशिएंट बना दिया है। वहाँ पे बहुत कुछ है जो हम इंपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत कुछ है जो हम वहाँ लेके जा सकते हैं। 30% गालबन हमारा इंपोर्ट बिल जो है उसको हम जो है वो
नीचे लेके आ सकते हैं। आवाम को हमें 100-200 रुपए का जो है रिलीफ देना चाहिए। हमें ये जो बिजली के ब्लैकिए हैं इनको इनसे जान छुड़ा के हमारी मैशत टेक ऑफ कर सकती है। मगर हु विल बेल द कैट? जिन्होंने ये सब कुछ किया, 25 प्रोग्राम ले लिए इंक्लूडिंग एवरी पार्टी जो है वो, उसको मैं किसी को भी बेल आउट नहीं कर रहा। ये पहली बात विल है, मुझे नहीं लगता। क्या कैपेबिलिटी है? अगर कैपेबिलिटी होती तो क्या हम ये रिकॉर्ड तोड़ देते कि हमने 25 प्रोग्राम लिए हैं? एक ऐसा खूबसूरत मुल्क, इतने इसमें मादनियात, इसमें इतनी यूथ, इसमें इतना टैलेंट, हजारों डॉक्टर हमारे दुनिया भर में सर्व करते हैं और यहाँ पे हम ये, तो अब क्या, कैसे हम इस अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? आपको लगता है कि जो पिछले 30-40 साल से हमारे यही पॉलिटिकल एलीट है ना जो जिन्होंने यहाँ हमें पहुँचाया है, क्या इस अपॉर्चुनिटी को ये एक्सप्लॉइट करके हमें इस जो माशी दलदल से निकाल सकेंगे? देखिए काजी साहब, वो इम्तहान का दौर जो है वो गुजर चुका है। अब सरमाया वहाँ लगेगा, दुनिया वहाँ सरमाया लगाती है या वहाँ पर सरमायाकारी करती है जहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। और पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, इसमें कोई शक नहीं। और पाकिस्तान ने साबित किया है कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क भी है, क्योंकि जो भारत ने जब आंख दिखाई पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने आंख निकाल दी, उसका मुँह तोड़ दिया। और वहाँ पर जो ईरान की अभी जो अमेरिका के साथ जंग हुई है उसमें पाकिस्तान का जो किरदार है सालसी का, पाकिस्तान ने साबित किया है कि पाकिस्तान क़यादत कर सकता है। पूरे अरबों की क़यादत जो है वो पाकिस्तान कर रहा है इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं। पूरे खलीज की क़यादत कर रहा है वो, इसलिए कि पूरा खलीज पाकिस्तान की तरफ हमारी क़यादत कौन करेगा मियां साहब? देख रही थी अवाम की क़यादत कौन करेगा? आने वाले दिन मुझे तो बड़े शाइनिंग नजर आ रहे हैं काजी साहब। मेरी एक बात सुन लीजिएगा सर, मेरी बात सुन लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ होने क्या जा रहा है। सर, पाकिस्तान के जो आने वाले दिन हैं वो बड़े शाइनिंग जा रहे हैं, मुस्तकबिल बहुत रोशन है। वो किस तरह है? वो इस तरह है कि पूरा अरब जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रहा है और पाकिस्तान को अरब बुला रहा है कि पाकिस्तान के लोग यहाँ पर आके अपना किरदार अदा करें। अपना जो है यहाँ पर जिसने नौकरी करनी है वो करे, जिसने कारोबार करना है वो करे, क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो मुहिब्बे वतन तो हैं ही, पाकिस्तानी जो है वफादार भी हैं। पाकिस्तानी वहाँ पर जिस जगह जाते हैं मुखबरी नहीं करते इंडिया की तरह, पाकिस्तानी वहां पर काम करते हैं। इंडिया मुखबरी करता रहा ईरान की, अब वो दफा हो गया। अब होने क्या जा रहा है? 750 MMCFD गैस जो है वो आने जा रही है रोजाना ईरान से जो पाइपलाइन है। उस तकरीब में मैं शामिल था जब सदर जरदारी वहां पर गए थे, अहमदी नियाद वहां पर जो है वो ईरान के सदर थे, वहां पर जो है उस वक्त इफ्तिताह हुआ था। अब वो प्रोजेक्ट जो है वो शुरू होगा, अब तेल की पाइपलाइन आएगी। 750 MMCFD गैस का मतलब सर ये है कि पाकिस्तान की लोकल गैस की कीमत से हमें सस्ती गैस मिलेगी। और इसके अलावा जो बंदर अब्बास ग्वादर के साथ में जुड़ने जा रही है, जो सर चौबहार ग्वादर के साथ जुड़ने जा रही है, इससे क्या होगा? इससे होने ये जा रहा है कि खुंजराब से लेकर वहां ग्वादर तक, खुंजराब से लेकर ईरान तक, खुंजराब से लेकर अजरबैजान तुर्की तक, खुंजराब से लेकर रशिया तक, ये सारे का सारा इलाका जो है वो पाकिस्तान ही उसको लीड करेगा और पाकिस्तान से ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होने जा रही है। सर मैं ये बताएं 1 जुलाई तक जो कि जैसे मुतालबा किया जा रहा है कि 200 सर ये बड़ी खबर है, ये सुन लीजिए। ये सुन लीजिए सर, पहले खबर सुन लीजिए कि 200 रुपए फी लीटर तक कीमत कम की जाए, ये मुतालबा है। लेकिन मैं ये बताता जाऊं कि पाकिस्तान 1 जुलाई तक जो 28 फरवरी को पेट्रोल की कीमत थी वो होने जा रही है कम से कम। ये जो 100 ये लेवी कितनी है? लेवी कितनी है इस वक्त? आज जो पेट्रोलियम मसनूआत की वहां खाम तेल की कीमत है वो $87 पे आ गई है, ये नीचे आ रही है। मियां साहब लेवी कितनी है आज? लेवी कितनी है हमारे 1 लीटर पे? टैक्स कितना है? देखें सर, जो लेवी जो है वो भी खत्म हो जाएगी। है कितनी ये तो बता देना। अगला प्रोग्राम नहीं लेने जा रहे, प्रोग्राम नहीं लेने जा रहा। लेवी क्यों है? IMF की वजह से है, वो भी खत्म होने जा रही है। यार IMF की वजह से नहीं, इनकी वजह से है, जिन्होंने IMF के प्रोग्राम लिए और पाकिस्तान की मैशत को IPPs लगा के यहाँ की डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, यहाँ से सरमायादारों को भगा दिया, इंडस्ट्रियां बंद करा दी, यहाँ पे लूमे फैसलाबाद में बंद हो गई। और जो है वो एक रेंटियर क्लास थी, रेंट सीकर्स थे। मतलब ये जिस तरह IMF ने कहा कि यार ये प्रोक्योरमेंट के ठेकों में 4.1% ऑफ GDP जो है उसमें घपले हैं,
IMF की रिपोर्ट पढ़ी, इन्होंने खुद मंगाई थी। अब बात यह है कि क्या कोई मेटामॉर्फोसिस होगा, जिस तरह काफका का एक हम कभी कभी नावल पढ़ते थे, तो क्या कोई रात सोएंगे सुबह उठेंगे तो काया पलट जाएगी और सईद काजी जो कल तक इंतहाई नालायक था और कोई काम नहीं सी आंदा, सवेरे वो आइंस्टाइन बन जाएगा। एनीवे, दीज आर वेरी बिग क्वेश्चंस, वेरी वेरी बिग क्वेश्चन मार्क्स दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। फैक्ट इज देयर कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान की, और पाकिस्तान का जो रोल डिप्लोमेटिकली था, पाकिस्तान का जो रोल जो है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल था, इस सारी इसको रिजॉल्व करवा, और अभी चैलेंजेस आर अहेड। ये ना समझे कि सब खत्म हो गया, इजराइल इज देयर, इंडिया इज देयर, तो वो अपना कोई ना कोई खेल करते रहेंगे, मगर स्टिल नए इत्तेहाद जो बन रहे हैं उसमें हम रोल अदा कर सकते हैं। मगर सवाल ये है कि हमें अगर अपना खेल करते रहे, उन्होंने खेल करना है, खेल नहीं, उन्होंने साजिश करनी है। पहले भी सर दोनों ने मिलकर साजिश की थी, मोदी और नेतान्याहू एक ही सिक्के के दो रुख हैं, उन्होंने साजिश करनी है और करते रहे, उनकी साजिश का मुकाबला भी होगा। लेकिन बड़े बड़े फैसले जो है वो होने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर भी। बाहर से $100 अरब की जो बात हुई थी वो वापस आने जा रहा है, वो पाकिस्तान में आएगा, वो किसी भी सूरत जो है वो पाकिस्तान वापस लाएगा। पाकिस्तानी जो मिलिट्री और जो सिविल क़यादत है बाकायदा तौर पर यह फैसला कर चुकी है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में वो सरमाया वापस लाना है, बल्कि अरब ममालिक के अंदर जो है नौकरियां भी तलाश मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी अरबाब के साथ $10 अरब की बात होती है ना काजी साहब, $10 अरब की तक जो है वो ट्रेड लेके जानी है, ये $100 अरब तक जा रही है। साहब मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, ईरान के साथ ट्रेड जाएगी हमारी। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, कोई को ना लाएं पैसे, खुदा का वास्ता पैसे बाहर जाने रोक दें, यहां से जो ब्लीड हो रहा है उसको रोक दें। यहां से जो 12-11 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टियां कैसे जाते हैं पैसे, उसको रोक दें। तो मेरे ख्याल में हमें बाहर से पैसे लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रोग्राम को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। साहब सॉरी, कल फिर हम आपसे इस पे और टेक ले लेंगे। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, कल आपसे फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।